यार मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस में हम लोग देखेंगे अब भूगोल को, और भूगोल में आज हम देखते हैं उसके थोड़े से परिचय को। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक ग्लोब। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बना लिया एक ग्लोब, वैसे मेरा पूरा बहुत ज़्यादा गोल नहीं हो रहा है तो इसके लिए देख के हंसना नहीं है। तो ये हो गया ग्लोब। अब ये जो ग्लोब होता है तो ग्लोब पे कुछ इमेजनरी लाइंस बनाई गई हैं अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि उस हिसाब से इसका अध्ययन किया जा सके। तो उसके लिए कुछ इमेजनरी लाइन बनाई गई है, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे देखते हैं हम लोग कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। कि रेखाएं जो होती हैं वो उसमें अक्षांश रेखा कौन सी है और देशांतर रेखा कौन सी है। तो उसके लिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लेटी हुई लाइन रहती है, जो लेटी हुई लाइन यहाँ पर इमेजनरी लाइन बनी हुई होती है, इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो इस तरह से लंबी खड़ी लाइन बनी होती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश जो है इसको लेटीट्यूड भी बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गई? ये अक्षांश रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। और अब यहीं पर अगर हम लोगों को देखना होगा देशांतर रेखाएं, तो यहाँ पर फ्रेस हम लोग बना करके देखते हैं। तो देशांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी कि वो कुछ इस तरह से बनी होती हैं, यानी कि खड़ी जो लाइनें होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई। अब एक ग्लोब पर अगर देखा जाए तो ये अक्षांश रेखाएं हम लोग बना लिए हैं, और ये जो रेखा होगी इसे हम बोलेंगे देशांतर रेखा। इस पर बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा ये ग्लोब जो है ये बन करके तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है और देशांतर रेखाएं कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये बीच में जो रेखा होती है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर 90 रेखाएं और इसके नीचे 90, और एक ये बीच वाली प्लस एक। तो इसको अगर ले ले तो ये जो रेखाएं होती है तो ये कितनी होती है? तो 180 और प्लस 1 यानी 181 होंगी ये रेखाएं। अगर इसमें से हम लोग दोनों ध्रुवों को छोड़ दें, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की रेखाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से इसमें 2 माइनस कर दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। तो अगर ध्रुवों को लेकर के काउंट करें तो 181 होगा, और ध्रुवों को छोड़ करके काउंट करें तो 179 हो जाएगा ये। वहीं अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो कितनी होती हैं? तो देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, 360 होती है देशांतर रेखाएं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देशांतर रेखाओं में जो सबसे बीच वाला रेखा होता है, यानी कि जो 180 को दर्शाता है, वो रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। यानी कि पूरे विश्व में डेट समय जो होता है वो वहीं से निर्धारित किया जाता है, तो उसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो है
तो ये जो अक्षांश रेखाएं होंगी ये 1 डिग्री पर बनी होंगी। 1 डिग्री यानी इन दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होगा, इन दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होगा। तो इस तरह से ये 1 डिग्री का अंतर होता है। और एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है और ये 111 किलोमीटर को दर्शाते हैं। कितने को? तो 111 किलोमीटर को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगर एक बॉक्स की बात की जाए, यानी कि एक अक्षांश और देशांतर को लेके ये जो बीच वाला एक बॉक्स बना है, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो होता है वो 4 मिनट को दर्शाता है। तो ये कुछ बेसिक से चीज़ है, इसको हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि हम लोग एक ग्लोब बनाएं। ग्लोब में जो सबसे बीच की इमेजनरी लाइन है उसको हम लोग बना लिए और ये होता है 0 डिग्री पर। इसको हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये जैसे कि इसको हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहेंगे। इसके बाद देखा जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जरा इसको देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं तो ये जो 0 डिग्री हो गया। अब इसके ऊपर की जो ये रेखा है और जो नीचे की रेखा है इसको 23.5 डिग्री पर ये रेखाएं हैं। तो यानी कि ये हो जाएगी 23.5 डिग्री और ये भी हो जाएगा 23.5 डिग्री। इसके बाद ये हो जाएगा 66.5 डिग्री और ये भी हो जाएगा 66.5 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ जो बीच से रेखा इसको काट रही है, जिसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा हम बोलेंगे, तो इसके ऊपर का जो भाग होगा इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसके बीच की जो रेखा होती है जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, तो उस रेखा के इधर हम लोग यानी कि पूर्व दिशा की ओर हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम दिशा की ओर पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो इस तरह से इसे अलग अलग भागों में सुविधा के लिए बांटा गया है। अब तो हम लोग देख लेते हैं कि ये भूमध्य रेखा और ये विषुवत रेखा हो गई। इसके बाद से इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री पर। अब इसके ऊपर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, इसको आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री पर। इसको अंटार्कटिक रेखा भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की सीधी रेखा पड़ेगी 0 डिग्री पर, तो ये क्षेत्र जो होता है वो बहुत गर्म होता है। सूर्य की जो रेखा होती है वो यहाँ पर पड़ती है, उसकी किरणें डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। उष्ण यानी कि गर्म, तो गर्म वाला क्षेत्र इसको बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे इसको। तो कहाँ से? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच का भी जो क्षेत्र होगा उसे भी उष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा।
तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से, तो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि सूर्य जो है तो उसकी किरणें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही दूर में घूमती है, यहाँ से यहाँ तक, उसका मेन पॉइंट ये है। और यहाँ से ये नीचे आएगी और या फिर यहाँ नीचे से ऊपर यहाँ तक जाएगी और इसके बाद से फिर नीचे आना शुरू कर देगी। इसके आगे सूर्य की किरणें जो है वो नहीं पहुँच पाती है। तो यही कारण होता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ता है तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। और वही जब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा की तरफ जब बढ़ने लगता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम आ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आ जाता है। तो इस प्रकार से मौसम जो होता है वो बदलते रहता है। तो यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्षेत्र जो होता है यहाँ पर हमेशा गर्मी बनी हुई होती है, तो इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर गर्मी है। अब देखते हैं कि ये जो बीच वाला क्षेत्र होगा तो यहाँ पर गर्मी का भी असर होगा और ठंडी का भी असर होगा, तो इसीलिए इसे शीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। यानी शीत यानी ठंडी और उष्ण मीन्स गर्म, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों क्षेत्र पाया जाएगा इस क्षेत्र में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो स्थान होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। यहाँ भी 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसके ऊपर की अगर बात करें तो ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें हैं वो नहीं पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ हमेशा ठंड का ही मौसम रहता है। ये मौसम जो है वो हमेशा ठंड का ही मौसम रहेगा। ज्ञात होगा ये चीज कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यही कारण होता है कि दक्षिण भारत में ठंडी नहीं होती है, बल्कि उत्तर भारत में ठंडी और गर्मी दोनों के मौसम देखे जा सकते हैं। क्योंकि जो दक्षिण भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है और जो उत्तर भारत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। तो उत्तर भारत शीतोष्ण में कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी शीत भी होता है यहाँ पर और उष्ण भी होता है, यानी गर्मी भी होती है। जबकि दक्षिण भारत में ये केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर शीत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उष्ण यानी कि गर्मी होती है यहाँ पर। तो ये चीज़ उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा वहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिएगा आप लोग कि लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है कि सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में
देखा जाए तो भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके पहले इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं कि भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उसके बाद इसके विस्तार को देखते हैं, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत के विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ग्लोब में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से स्थित है। तो ये जो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध भी हो जाएगा और पूर्वी गोलार्ध भी हो जाएगा, और यहाँ हमारा जो है वो भारत स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि भारत के चारों कोने पर कौन कौन से स्थल हैं। तो भारत के सबसे उत्तरी में दाराकोट नाम का स्थल है, जो कि गिलगिट जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण में देखा जाए तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पूरब की बात करें तो वालोंग लोहित में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पर नारायण सरोवर भुज में गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से इसकी अवस्थिति को भी हम लोग देख लिए। देखते हैं यहाँ पर कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। ये ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे का समय बताता है इंडिया में, और ये इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है, जो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। स्थलीय सीमा की लंबाई इसकी 15,200 किलोमीटर है। वहीं भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है, यानी कि जो भारत का मुख्य क्षेत्र जो है उसके तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वहीं अगर देखा जाए तो मुख्य सीमा के साथ में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी अगर ले लिया जाए तो इसकी तटीय सीमा जो हो जाती है वो 7516.5 किलोमीटर हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री तट से जुड़ी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर भारत का मैप बना करके देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर ये हो गया गुजरात। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कर्नाटक, केरल, इसके बाद यहाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर अब कहाँ हम लोग आएंगे? आंध्र प्रदेश, यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे पश्चिम बंगाल। कहाँ जाएंगे? पश्चिम बंगाल, सॉरी यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा के बाद से आ जाएंगे यहाँ पश्चिम बंगाल। तो इस हम लोग देखेंगे कि भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्री तट से मिली हुई है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा। इसमें देखा जाए तो सबसे लंबी जो समुद्री सीमा जो है वो गुजरात से जुड़ती है और सबसे छोटी जो है वो गोवा से जुड़ती है। 4 सबसे बड़ी समुद्री सीमाओं वाले राज्यों को देखते हैं तो सबसे पहले गुजरात आता है। गुजरात से कम आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से कम महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से कम तमिलनाडु और सबसे कम जो है वो गोवा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत का तटीय प्रदेश में 200 नॉटिकल मील भारत का एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिकल जोन है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए ये जो समुद्री तट है तो समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील, यहाँ पर जहाँ तक 200 नॉटिकल मील जाएगा तो 200 नॉटिकल मील तक क्या है कि भारत का
एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिकल जोन है, यानी कि इतने दूर तक भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर ये अपना इकोनॉमिकल व्यापार वगैरह अगर करेगा तो ये भारत के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है, तो 200 नॉटिकल मील जो है वो भारत का प्रदेश माना जाता है। ये स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत और पाक की सीमा पंजाब और राजस्थान में निर्धारित है, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो पंजाब और राजस्थान में निर्धारित है। गुजरात के दक्षिणी भाग और उत्तरी कश्मीर में ये निर्धारित नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे देखते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण कौन सा है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी कोण जो है, बिल्कुल दक्षिणी कोण जो है वो कैप केमोरियन है। बिल्कुल दक्षिणी कोण जो है वो कैप केमोरियन है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य भूमि से हट करके अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की ओर जाया जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे दुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। और श्रीलंका के बाद भारत का जो निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी होगा वो इंडोनेशिया है, जिसको सुमात्रा भी कहा जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्थलीय सीमा जोड़ती है तो इसमें ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसे पूछा जा सकता है। भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। तो इस प्रकार से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रहे जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। पेट्रो पॉइंट जाफना श्रीलंका में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कालीमरे पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को देख लेना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, पेट्रो पॉइंट जाफना श्रीलंका में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, कालीमरे पॉइंट तमिलनाडु में। इसके आगे देखते हैं कि चीन की सीमा जो है वो 5 राज्यों से सटी है। 5 राज्यों से चीन की सीमा सटी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 से चीन की सीमा सटी हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इन 5 से नेपाल की सीमा सटी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, इन 4 से भूटान की सीमा सटी हुई है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इससे इन 5 से बंगाल की सीमा सटी हुई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनसे पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है इन 4 से। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 से म्यांमार की सीमा सटी हुई है। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, इससे अफगानिस्तान की सीमा सटी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। लाइन से राज्यों को देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैप में देखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये लाइन से सभी राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड का रांची शहर जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक
माना जाता है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद बिहार में। क्षेत्रफल के अनुसार पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर का, जिसे सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, यानी सबसे कम जगह में और ज़्यादा लोग जो हैं वो बिहार में रहते हैं। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो सांभर झील है राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। केवल भारत की नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे पहला जीव आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी है, तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कारपेट है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की पहली बर्ड सेंचुरी सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, जो कि गोवा में स्थित है। तो यहाँ से ये सब जितने भी हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में केटू या गाडविन आइंस्टीन है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। ये जम्मू कश्मीर के ट्रांस हिमालय में पड़ता है। इसके बाद देखेंगे तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 8558 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में स्थित है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित माजुली विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है और ये असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 2695 मीटर है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गौड़ जनजाति है। इसके बाद भील जनजाति पाई जाती है और इसके बाद देखा जाए तो संथाल जनजाति पाई जाती है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद तेलुगु, फिर मराठी और फिर तमिल बोली जाती है। तो इस तरह से हम लोग आज भारत के भूगोल के परिचय को देखें। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ पूछिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।